हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डोर एडुडेन। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसके अंदर आज की जो पहली न्यूज है वो है डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है इंडिया और कनाडा के, उनके अंदर में एक भूचाल सा आ गया है। क्या हुआ क्या है? अब इसका जो प्रीटेक्स्ट है वो आता है, हरजीत सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है पिछली साल सितंबर। और अब जो सिचुएशन आई है उसकी जो मेन रीजन वो यहीं से स्टार्ट होती है। ये हरदीप सिंह निज्जर क्या था? ये एक खालिस्तानी टेररिस्ट था और इसकी कनाडा के अंदर मृत्यु हो जाती है। जो पीएम ट्रूडो हैं वो कनाडा की उस संसद के अंदर ये कहते हैं कि इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और वो कहते हैं कि इसके अंदर इंडिया का पूरी तरह से रोल। तब से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से ये नकारा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आज जो हुआ है, उन्होंने क्या कहा है कि जो इंडियन एनवॉयज है, जो एम्बेसडर है वहां पर, डिप्लोमेट्स हैं, वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिए थे। मतलब कि उनकी कोई ना कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर में। तो इंडिया ने क्या किया, अपने जो हायर ऑफिशियल्स थे इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर संजय कुमार जी, उनको वापस बुला लिया है। और इंडिया ने जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं यहां पर, जो कैनेडियन हाई कमिश्नरी के अंदर थे, उन्हें कहा है कि 19 अक्टूबर से पहले आप इंडिया को छोड़ के जाइए। अगर आप नहीं जाते हैं तो 20 अक्टूबर से आपके डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। और जो ये सिचुएशन है, ये एक इस तरह से एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन बन गई है जिसके अंदर में हमारे इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं। लेकिन इसी के अंदर में खबर में एक और खबर है, जो कनाडा ने ये कहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई जो है, जो साबरमती जेल में है इस समय, और जो गैंगस्टर है जिसके ऊपर अभी जो सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, और अभी 2 दिन पहले जो एनसीपी के नेता थे बाबा सिद्दीकी, जिनको मारने का भी जो ब्लेम है और जो ओनरशिप है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली है, उसका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो किलिंग करवाई थी और वो इंडिया के कहने पर ही करवाई। इसी के साथ एक और बात भी आ रही है कि जो इस पर्टिकुलर केस में यूएस और कनाडा वो दोनों एक साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, और उन दोनों की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कि इंडियन गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में कनाडा और यूएस दोनों के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। यहां पर तो निज्जर का केस है, और यहां पर है पन्नू। ये भी एक गुरजीत सिंह पन्नू जो है, जिसके ऊपर में ये है कि यहां पर जो इसकी किलिंग की साजिश थी वो भी लास्ट ईयर हुई। उसके अंदर में यूएस कह रही है कि इंडियन स्पाई एजेंट इन्वॉल्व थे, और इसके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि भैया हम ये पूरी तरह से करेंगे। यहां क्या हुआ है, यहां पर इंडियन प्रोब जो जाने वाला था उसको जाने के लिए पहले कहा कि भाई इंडियन प्रोब जाएगा, इसके लिए एनएसए हमारे अजीत डोभाल जी इसके लिए मीटिंग की थी इन्होंने। और लेकिन अब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या हुआ, अब ये दो सिचुएशन आपस के पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के साथ इंडिया के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि इंडिया किलिंग्स करवा रहा है, उनके देशों में कुछ ना कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस करवा रहा है। इसके लिए ये एक डिप्लोमेटिक इश्यू था। उसके बाद आता है हमारा दूसरी न्यूज ये है कि नोबेल प्राइज मिला है, और वो भी इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो इकोनॉमिक्स के अंदर मिला है वो डेरेन अगलू, साइमन जोसन और जेम्स रॉबिन्सन, इन तीनों को मिला है। और इन तीनों का जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने ये बताया कि प्रोस्पेरिटी बिटवीन नेशंस है वो कैसे होती है, उसको कैसे मापा जाता है, और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कि एक कंट्री, एक नेशन अगर प्रोस्पेरिटी में की तरफ जा रहा है तो उसके लिए क्या करना होता है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोसाइटियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री प्रोस्पेरेट। अगर किसी के अंदर, किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर सोसाइटल नॉर्म्स बहुत अच्छे होंगे, उसकी सोसाइटी
लॉ के अनुसार चलेगी, रूल ऑफ लॉ होगा, और जहां पॉपुलेशन कंट्री के साथ सिंक्रोनाइज होकर जब काम करेगी तो वो नेशन प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएगा। इन्होंने एक और बात कही है, इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव फ्रेमवर्क। ये कहते हैं कि दो टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क और एक होता है एक्सट्रैक्टिव फ्रेमवर्क। इंक्लूसिव फ्रेमवर्क में कौन कौन सी आती है कि रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो और जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, मीडिया जहां पर फ्री हो। अगर ये सब सिचुएशन है तो वो एक कंट्री उस कैटेगरी में आएगा जहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, और इंक्लूसिव ग्रोथ करने से जो प्रोस्पेरिटी होगी। उसके अलावा क्या आता है, एक्सट्रैक्टिव फ्रेमवर्क आता है, जिसके अंदर में ऑटोक्रेसी हो, या जो सत्ता है वो कुछ हाथों में ही रहती हो, जहां पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से एग्जिस्ट ना करती हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। इसका एक एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान, अगर आप पिछले कई सालों से देखेंगे तो वहां पर या तो शरीफ, नवाज शरीफ की फैमिली से कोई बन रहा है, या फिर भुट्टो फैमिली से बन रहा है, और रूल ऑफ लॉ भी नहीं चल रहा है वहां। जब रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, वहां पर एक जो सत्ता है वो कुछ एक दो हाथों में ही रह रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो एक्सट्रैक्टिव फ्रेमवर्क हो जाएगा। इसी पर्टिकुलर केस में इन्होंने इंडिया के बारे में भी बताया है कि इंडिया जो है वो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के अंदर आता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, और जो मीडिया है वहां पर भी आजादी है। इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के अंदर है, और आने वाले टाइम में जो प्रोस्पेरिटी है वो यहां पर आएगी। एक चीज और मैं इसके अंदर बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किया अपनी चीज के लिए, उसके लिए इन्होंने केस स्टडी जो फॉलो की है वो केस स्टडी थी कॉलोनियलिज्म। जो यूरोप का कॉलोनियलिज्म था उसके रिगार्डिंग में किया कि यूरोप ने कैसे अपने और देशों के अंदर कॉलोनीज बनाई, और उस कॉलोनीज को कैसे एक्सप्लॉइट कर करके इन्होंने एक डेवलप्ड यूरोप बनाया है। ये इनका अवेलेबल एविडेंस था। अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो है इजराइल से रिलेटेड। अब हमें पता है कि इजराइल जो है वो दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में घुसा हुआ है। नीचे की तरफ है हमास जो गाजा स्ट्रिप के अंदर है, और ऊपर लेबनान के अंदर है जो कि हिजबुल्लाह से है। ये मैंने आपको पूरी तरह से ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी बताया था। अब जो ये दोनों है, इसके अंदर में क्या हुआ है कि इजराइल ने हमास के अंदर अटैक किया है। ये एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है जो हमारी इस पर्टिकुलर के अंदर है, और ईरान ने हिजबुल्लाह के अंदर भी किया है, अटैक किया है, जिससे कि 21 नेशनल मर गए हैं। अब इसके अंदर में एक और चीज आई है कि जो अटैक किया है यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर, जो मैंने कल भी बताया था, जो ब्लू लाइन जो इजराइल और लेबनान के बीच में जो एरिया है जहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, वहां पर टेंशन बढ़ी है, और पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि अगर पीस ट्रूपर्स हट जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना कैजुअलिटी हो सकती है। इसी बीच में एक कल रात को एक और न्यूज आती है जो इसके अंदर कवर नहीं है, लेकिन जो अभी हुई है उसके अंदर क्या है कि हिजबुल्लाह ने एक अटैक किया है, एक ड्रोन अटैक किया है। कामाकाजी जो ड्रोन है ईरान के, उसके लिए 5 से 6 ड्रोन जा रहे थे, और एक ड्रोन जो है तल अवीव के पास एक मिलिट्री कैंप के अंदर लग गया है, जिसमें 4 इजरायली मिलिट्री पर्सन वो डेड हो गए। ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट है, और इसके बाद जो ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी तक नहीं चला है, वो चलने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, और लेबनान और इजराइल के बीच में हिजबुल्लाह के लिए
जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है और इस बार मिलिट्री बेस पे करने के कारण मिलिट्री पर्सनल भी डेड हुए हैं। इसके साथ हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, और इन्फ्लेशन हम सबसे रिलेटेड है। इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया है, इन्फ्लेशन होता है जब किसी आइटम का प्राइस बढ़ जाए या करेंसी डिवैल्यू हो जाए। जो एक आइटम कुछ टाइम पहले अगर 20 रुपए का मिल रहा था, अगर वो 25 का मिल रहा है तो वो 5 रुपए का इन्फ्लेशन है। इस तरह से जो इंडियन नेशनल स्टैटिस्टिकल नेशनल ऑफिस है, ये हर महीने डाटा रिलीज करता है इन्फ्लेशन का। उन्होंने इस बार जो डाटा दिया, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो 9.24% हो गया है। मतलब कि जो कंज्यूमर्स के लिए जो फूड का जो प्राइस है वो बढ़ते बढ़ते 9.24 हो गया है, और वो पिछले महीने से 5.66 से बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसके रीजन हम आपसे बताएंगे। एक और चीज हुई है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो पिछले 9 महीने का सबसे ज्यादा चला गया है, 5.49। ये जो चीजें जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, अभी 2 दिन पहले जब हमने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी आरबीआई की, तो उन्होंने रेपो रेट को सेम रखा था, बढ़ाया नहीं था ना घटाया था रेपो रेट को। अब जो रेपो रेट जो उन्होंने सेम रखा था, उसकी रीजन उन्होंने कहा था कि जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करना, और उनकी जो थी कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसको ये जो रिपोर्ट है ये उसको बताती है। इसीलिए जो आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा था, जो कि पिछले 20 महीने से सेम चल रहा है, 6.5। अब इसके अंदर में एक और चीज आती है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो भी 1.8% इंक्रीज कर गया। अब इसके अंदर में हम ये देखते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में कि ये बढ़ क्यों रहा है, ये इन्फ्लेशन का रीजन क्या है। पहला रीजन ये है कि अनइवन मॉनसून आया है। जो मॉनसूनल रेन्स हैं वो जुलाई और अगस्त के बीच में ज्यादा होती हैं। इस बार वो सितंबर में हुई है, जबकि हार्वेस्ट वाले टाइम में अगर बारिश होने से जो क्रॉप्स हैं वो फेलियर होती है, उनके अंदर लॉस होता है। दूसरा, जो मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे ऑयल प्राइसिंग इन सब में बढ़ा है। इन सब की वजह से जो हमारा ट्रेड है इसके अंदर में हर एक आइटम के बारे में बताया गया है, और जो उसका क्रक्स है वो इन सब से रिलेटेड है। इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जो हमारे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो इस बात को प्रमाणित करती है कि कितना अच्छे से काम करता है। क्योंकि आरबीआई की एक गाइडलाइंस है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 2 से 4% के बीच में ही रहना चाहिए। इसी बेस के अकॉर्डिंग आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, और जो उसने किया है कि रेपो रेट जो अनचेंज रखा है वो इसीलिए रखा है। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अब जो ये है, ये 2 न्यूज हैं। एक न्यूज जो है वो हमारी नेशनल न्यूज है और एक इंटरनेशनल न्यूज है। ये हमारी यूपी से रिलेटेड है। यूपी में एक महेरगंज डिस्ट्रिक्ट में बरोच नाम की जगह है, जहां पर एक कम्युनल टेंशन हो गई है, कम्युनल टेंशन टाइप सिचुएशन हो गई है, राइट्स टाइप सिचुएशन हुई है। क्योंकि जो दशहरे का सेलिब्रेशन और दुर्गा पूजा के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो कि अब आई गेस आगे के लिए ठीक होनी चाहिए, और ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली जो है वर्ल्ड से रिलेटेड है। चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए मतलब एक ड्रिल की है, जिसमें चाइना ने ताइवान को ब्लॉक कर लिया। अब इस पर्टिकुलर केस में हमें यह पता होना चाहिए कि ताइवान क्या है और ताइवान के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब जो है इसके अंदर में हम देखेंगे कि ताइवान क्या है। ताइवान अपने आप में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है, और लगभग उन पैरामीटर्स में आ जाता है जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, जो एक गवर्नमेंट जो वर्ल्ड के अंदर मान्य है। इसके अंदर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है,
इसके अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सर्टेन बाउंड्री है, ये एक पूरे तरह से एक टापू है चाइना के पास में, तो एक पूरी सर्टेन बाउंड्री भी है। चौथे पॉइंट में इशू आ जाता है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं है। जो ताइवान को कंट्री मानने वाले आज के दिन पे 12 से 14 नेशन ही बचे हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं वो, और जो चाइना का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि ताइवान उनका एक स्टेट है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। इसीलिए चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।